हेलो फ्रेंड्स, रैबिली टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा था वंशानुक्रम और वातावरण, तो वंशानुक्रम उसमें समझा रहा था वंशानुक्रम क्या होता है, ये डीप में बता दिया। कैसे प्रभावित होता है ये भी थोड़ा बहुत बताया। इसके अलावा कौन कौन से उसके नियम थे वंशानुक्रम के, यानी आनुवंशिकता के, वो सब बता दिया। तो आज हम लोग अपने तीसरे लेक्चर में यानी तीसरे पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। देखिए, बालक के विकास में कैसे कैसे वंशानुक्रम प्रभाव डालता है आप सबको पता होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पहले तंत्रिका की बनावट, यानी तंत्रिका तंत्र जो हमारा है उसकी बनावट कैसे होगी, यानी पहला जो प्रभाव पड़ेगा सीधा सीधा वो पड़ेगा हमारा तंत्रिका तंत्र पर। तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, यानी इसकी बनावट कैसी है, यानी बच्चे को जिस शेप में शुरुआत में है उसे उसी अनुसार ढाला जाएगा तो उसकी तंत्रिकाएं मजबूत हो जाएंगी और उसकी तंत्रिकाओं का विकास होगा तो शरीर की जो और भी गतिविधियां हैं और भी जो पार्ट हैं उसे भी मजबूत होंगे। जैसे अगर हमारी तंत्रिका सही हो तो हमारी बुद्धि का विकास बहुत अच्छे से होगा, यानी जो सीखना और आदतें हैं वो सब हमारी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही विकसित होंगी। और जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हम लक्ष्य पाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर ही हमारी तंत्रिकाएं प्रभावित करती हैं और उन सबको प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, पेशियां हैं, ये सबका सब तंत्रिका तंत्र की बनावट पर ही निर्भर करता है। यानी सीधा सीधा अगर हम कह सकें तंत्रिका तंत्र कि हमारे वंशानुक्रम में कैसे प्रभाव डालता है, तो तंत्रिका तंत्र में प्राणी की बुद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं आती हैं। जैसे क्या क्या प्रभावित होगा, अगर बात करें बुद्धि की, देखो बुद्धि होगी, आदत होगी, ठीक है। उसके अलावा और भी हमारी चीजें होती हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां होंगी हमारी, ये सब हमारी किसके द्वारा प्रभावित होंगी, तो सीधा सीधा तंत्रिका तंत्र के द्वारा प्रभावित होंगी। ठीक है, अगले पर हम देखते हैं अगला कौन सा कारक होगा जो हमको प्रभावित करेगा। दूसरा है बुद्धि पर प्रभाव, यानी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि पर प्रभाव, अगर हम बात करें बुद्धि एक जन्मजात प्रेरक है, यानी बुद्धि हमें जन्म से ही मिलती है। ये तो है नहीं कि खरीद लिया, रिचार्ज कर लिया, या तो है नहीं कि रैम रोम है हमने स्पीड बढ़ा, मतलब मेमोरी क्षमता बढ़ा ली, है ना, इतने जीबी कर लिया, इतने टेराबाइट कर लिया, ये तो है नहीं। हम सब, हमारा मस्तिष्क एक तरह से सुडौल है, जो पहले से बन के आया वही है, उसमें हम सब परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी सीधा सीधा हम कहेंगे बुद्धि क्या है, बुद्धि एक जन्मजात प्रेरक है, यानी ये हमें माँ के गर्भ से ही और बच्चे का जो जन्म होता है वहीं से मिलता है, कहीं हम लोग बाहर से नहीं प्रेरित करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है, क्या, कुछ विशिष्ट कारक होते हैं और कुछ सामान्य कारक होते हैं। यानी सीधी सीधी बात करें, हम बुद्धि को कौन कौन प्रभावित करेगा, पहला अगर बात करें तो पहला विशिष्ट कारक प्रभावित करता है। विशिष्ट कारक प्रभावित करता है, विशिष्ट कारक कोई भी होता है। अगर देखिए छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर खेल कूद में जमीन में नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, अगर वो छत से नीचे गिर गए, सर में चोट लग गई, तो उनकी बुद्धि क्या होगी, प्रभावित हो गई, नहीं हो गई, है ना। वो हो सकता है मंदबुद्धि की हो जाए, या मानसिक संतुलन खो दे, या कई अन्य प्रकार के काम हो सकते हैं। यानी सीधा सीधा विशिष्ट कारक बुद्धि पर प्रभाव डालेंगे। कुछ और विशिष्ट कारक होते हैं कि इसे एक प्रकार के तनाव में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जब शोषण होता है या कुछ और होता है तो तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में तो रहने लगने तो वो एक प्रकार की प्रवृत्ति बना लेते हैं कि सारे मनुष्य खराब हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, यानी कोई भी ढंग का नहीं है। तो ये सब कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। लेकिन कहीं कुछ सामान्य कारक होते हैं, उनको समझना है। अगर बात करें सामान्य कारक कौन से हैं, सामान्य कारक सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। कोई बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो पढ़ाई में क्या, पढ़ाई में तो ठीक ठाक है ना, लेकिन वो टाइम पे कॉपी नहीं बनाता है, अपना नोट डाउन नहीं करता, कॉपी नहीं बनाता। जब टीचर वहां बताते हैं उसको कुछ भी लिखता नहीं, ना याद करके जाता, तो क्या होगा, क्लास में सीधा सीधा उसको टीचर है या और सहपाठी है वो समझ लेंगे कि बालक पढ़ने में कमजोर है ना। लेकिन वो है नहीं, उसकी बुद्धि का विकास बहुत अच्छा हुआ है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग सिर्फ पढ़ने में नहीं लगा, और गतिविधियों में लगा रहा है। हो सकता है खेलने में अच्छा ना होता है,
लेकिन पढ़ने में दिमाग वो नहीं लगा रहा। ये सामान्य कारक है। और विशिष्ट कारक में यानी कोई ऐसी आपके साथ दुर्घटना हो जाए या कुछ ऐसा और हो जाए जिसके कारण आपको वो विशेष हो जाए, जिनके कारण आपको विशेष कारक। अगर यहीं पर हम बात करें विशिष्ट कारक सामान्य कारक किसने दिया, तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत का जो नियम आता है वो यहीं पर आता है, यानी स्पीयरमैन ने दिया था। कौन सा, अगर हम बात करें यहाँ पर विशिष्ट कारक और सामान्य कारक को किसने दिया था, तो यहाँ पर स्पीयरमैन का नाम आता है। स्पीयरमैन महोदय ने विशिष्ट कारक और सामान्य कारक को दिया था। ठीक है, ये दो कारक होगा। अगर हम तीसरी बात करेंगे मूल प्रवृत्तियां, तीसरा कारक कौन सा प्रभावित करेगा हम लोगों को, मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं। ठीक है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 14 मूल प्रवृत्तियों का विकास नहीं होता, कुछ कम होता है। जैसे उस समय बच्चा क्या करता है, भूख, तो सीधी सी बात है लगेगी, चाहे बच्चे का जन्म से तुरंत जैसे ही बच्चा होता है थोड़े देर बाद रोना शुरू करता है, यानी तो उसके बाद भूख भी लगती है, यानी भूख हो गया, रोना हो गया, ठीक है, प्यास हो गया, क्रोध हो गया। ये जो जन्मजात है ये विकास बच्चे के जन्म होते ही मूल प्रवृत्तियां उसमें विकसित हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास आगे बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसकी मूल प्रवृत्तियों का विकास होता रहता है। यानी किशोर तक अवस्था आने तक, यानी किशोरा से युवा अवस्था तक पहुंचने तक पूरी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का विकास मनुष्य में हो जाता है। यानी और कुछ मूल प्रवृत्तियां जो बच्चे के जन्म से ही आ जाती, यानी मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम में आती हैं। कहने का मतलब ये होगा जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता को हमारे कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अगला अगर हम बात करें, चौथा नंबर हम सबको कौन सा प्रभावित करेगा, स्वभाव पर प्रभाव। स्वभाव पर प्रभाव, स्वभाव पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, आप पता पढ़ने में ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन आपके घर का माहौल है वो अच्छा नहीं है ना, आप चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। आपको जैसे ही कुछ पूछते हैं तो आपको कोई डांट देता है, एक दिन आप लगातार आपके साथ ऐसी प्रक्रिया चलती चलिए तो आप एक माहौल बना लेंगे, आप चिड़चिड़ापन हो जाएगा, जिससे यहाँ पर हमने स्वभाव पर प्रभाव बताया था। यानी क्या मतलब है, सीधा सीधा कहने का मतलब है बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और चिड़चिड़े हो जाते हैं तो फिर वो ऐसा ही व्यवहार वो समाज में भी करने लगते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, अगर घर परिवार का माहौल अच्छा है, यानी माता पिता उनके मीठा बोलते हैं तो बच्चे भी मीठा ही बोलेंगे। यदि माता पिता झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं तो उनके बच्चे भी कैसे हो जाएंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति हो जाएंगे। ये स्वभाव का प्रभाव है। अगर वहीं पर अगर हम बात करें शारीरिक गठन पर प्रभाव कैसे पड़ता है, यानी अगला हम पांचवा बात करें, शारीरिक गठन पर प्रभाव। देखिए वंशानुक्रम शारीरिक गठन पर प्रभाव कैसे डालता है, ठीक है। इसको अगर बात करें कैसे होगा, माता पिता लंबे चौड़े हैं तो बेटे भी या लड़का लड़की जो भी है वो लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। उनकी आकार कदकाठी लगभग सेम होती है, क्योंकि ये जीन कहीं ना कहीं माता पिता के बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं 1925 ईस्वी में एक कृष्णन महोदय थे, उन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर मानव जात को 3 भागों में बांटा। वो आगे हम देखते हैं। इसी को ऊपर लिख के आगे अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। हमने अभी क्या बताया, 1925 ईस्वी में एक कृष्णन महोदय थे, इन्होंने शरीर को यानी 3 भागों में बांटा। वो देखते हैं। अगर हम बात करें 1925 में इसको विकसित किया था, किसने किया था, कृष्णन ने किया था, ठीक है। अगर इनका बात करें, पहला इन्होंने क्या पार्ट बताया, पहला अगर बात करें तो इन्होंने पिकनिक बताया था, पिकनिक। ये किस प्रकार के मानव जाति होते हैं, पिकनिक में यानी इनका शरीर मोटा होता है, इनका शरीर कैसा होगा, मोटा होगा, कद कम होगा, यानी इनकी लंबाई कम होगी, कद कम होगा, ठीक। इनका शरीर मोटा होगा, कद में कम होगा। दूसरा गोल होगा, गोल मटोल प्रकार के होते हैं, गोल होगा, ठीक है, गोल होगा। और इसके अलावा इनका जो पेट होता है वो निकला हुआ होता है, और इनमें लालिमा, इनके चेहरे पर लालिमा बनी रहती है। अगर हम पिकनिक लोगों की बात करें वो कैसे होते हैं,
देख तो इनका शरीर मोटा होता है, ठीक है, मोटा होगा, कद कम होगा यानी इनकी लंबाई कम होगी, ये गोल होंगे, इनका पेट बाहर क्यों निकले और इनके चेहरे में लालिमा बनी रहती है। ये पिकनिक आकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अगर दूसरे बात करें हम, दूसरे प्रकार के मनुष्य को इन्होंने क्या बताया, दूसरे बताया था एथलीट। एथलीट प्रकार के कैसे व्यक्ति होते हैं, ये फुर्तीले होते हैं, है ना, ये लंबे होते हैं। पहली बात तो ये लंबे होंगे, ठीक है, चौड़े होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे। उसके अलावा कंधे ताकतवर होंगे, इनके जो कंधे हैं, इनके कंधे ताकतवर होंगे। और इसके अलावा इनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, इनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, ठीक है। यानी पिकनिक में क्या होंगे, मोटे होंगे, ठीक है, कद कम होगा, गोल आकार के होंगे, पेट निकला हुआ होगा और उनका चेहरे में लालिमा होगी। अगर मैं एथलीट में बात करेंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, कंधे के ताकतवर होंगे, मांसपेशियां मजबूत होंगी और फुर्तीले होंगे। दूसरा अगर बात करें तीसरे प्रकार किसने बताया इन्होंने, तीसरे प्रकार बताया एस्थेनिक। तीसरे प्रकार में इन्होंने क्या बताया, एस्थेनिक प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये दुबले पतले लोग होते हैं, यानी देखने में एकदम पतले होंगे, लंबे होंगे, ठीक है, और किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, एकांत प्रिय होते हैं ये, एकांत प्रिय, ठीक है। इसलिए ये एस्थेनिक व्यक्ति क्या होते हैं, ये पतले होते हैं, हम सबके समाज में आसपास दिख जाएंगे, और लंबे होंगे और एकांत प्रिय, यानी ये दुनिया से समाज से ज्यादा मतलब नहीं रखते, ये अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये इसको 1925 में किस्मर महोदय ने बताया था, यानी ठीक है। अगर हम बात करें वहीं पर व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ेगा, छठा नंबर अगर देखते हैं, अगर हम लोग 6 नंबर, व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। देखिए कुछ लोग हैं तो पुश्तैनी काम चला आ रहा होता है, जैसे दादाजी दुकान में बैठते थे, फिर पिताजी बैठने लगे, फिर उनका बेटा, यानी पुश्तैनी काम। यानी जो मारवाड़ी होते हैं उनके यहाँ अधिकतर काम पुश्तैनी चला आ रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पुश्तैनी नहीं होता, ठीक है। यानी पिताजी नौकरी कर रहे थे और दादा भी नौकरी कर रहे थे, लेकिन बेटे ने क्या किया, अपनी एक शॉप खोल ली या अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यानी वो व्यावसायिक हो गए, ठीक है। यानी कैटल महोदय ने इसका वर्णन किया था, इसने कैटल महोदय ने 1885 में, कैटल महोदय ने इसका 1885 में वर्णन किया था। इसमें इन्होंने बताया था क्या, जो पूरा यानी जो मनुष्य माने उन्होंने 100% मान लिया, यानी एक मान लिया। एक में इन्होंने क्या बताया, जो 2/5 व्यक्ति होंगे, यानी अगर एक को 100% माने, उनमें से जो 2/5 व्यक्ति होते हैं वो क्या होते, कैसे होते हैं, व्यवसायी वर्ग के होते हैं, व्यवसायी वर्ग होगा, ठीक है। अगर वहीं 2/5 व्यवसायी वर्ग बता दिया, और जो 1/2 है ये उत्पादक वर्ग होता है, 1/2 उत्पादक वर्ग होगा। और उसके बाद जो भी बचा, यानी 1/4 भाग जो बचा, ये कृषि में लगे होते हैं, कृषि वर्ग वाला होता है, यानी हमारे किसान बंधु वाले। देखिए व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, जैसा बताया कि जो ऐसा बिजनेस होता है वैसे में उसी में परिवार ढलता चला जाता है, लेकिन कुछ बिजनेस पुश्तैनी नहीं होते हैं, वो उनके लड़कों के द्वारा या समाज के द्वारा जैसी उनकी परिस्थिति उसके अनुसार अपना परिवर्तन करते हैं। अगर इसको बताया, किसने बताया था, तो कैटल महोदय ने बताया था, सन 1885 में बताया था, ठीक है। और कैटल ने क्या बताया था, अगर एक को 100 मानेंगे, उसमें से 2/5 जो व्यक्ति होते हैं वो व्यवसायी वर्ग के होते हैं, 1/2 उत्पादक वर्ग में आते हैं, और 1/4 जो होते हैं वो कृषि संबंधी कार्य अपने करते रहते हैं। इसी प्रकार आगे काम बढ़ता है। आखिरी और लास्ट है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। आखिरी और लास्ट देखते हैं क्या, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। इन्होंने इसमें क्या बताया, यानी सामाजिक जो सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो खुद की विशेषता नहीं है,
यानी हम सबको जो सम्मान मिल रहा, प्रतिष्ठा मिल रही, वो हमारे माता पिता की वजह से मिल रही हो सकता हो। जैसे आप समाज में निकलते हो तो बताते नहीं कि फलाने के बेटा जा रहे हैं, है ना, फलाने डीएम का बेटा है, फलाने आईएएस का है, इनके पिताजी एसपी है इस जिले में, है ना, इनके पिताजी इस जिले में डीएम है। तो यानी जो समाज में हम सबकी रिपोर्टेशन है, जो सम्मान है, वो प्रतिष्ठा है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों यानी हमारे वंशानुगत, हमारे माता पिता या दादा की वजह से मिल रही है। ठीक है, जो लोग वंश से, और एक बात, जो वंश में यानी उनका चरित्र अच्छा है, करेक्टर अच्छा है, इसकी वजह से भी समाज में जाने जाते हैं। ठीक है, कुछ और बात करें, जो लोग वंश से अच्छा चरित्र एवं सामाजिक स्थिति संबंधी विशेषताएं लेकर पैदा होते हैं, वे सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान जरूर पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो आपका सम्मान है, यानी जो समाज में आप प्रतिष्ठा और सम्मान पाना जाते हैं, तो आपको वंशानुक्रम यानी आपके माता पिता जो था उनका व्यवहार कुशल अच्छे थे, है ना, वो अच्छे पद पर हैं, अच्छे सम्मान में हैं, तो उनके बेटा भी, उनके जो लड़के लड़कियां हैं, उनका भी सम्मान उसी प्रकार स्वयं होता रहता है। या फिर आप अपने आप को इतना डेवलप कर लें, अपने आप को विकास कर लें कि आपके नाम से जाना जाए, आपके माता पिता ये फलाने के पिताजी हैं। ठीक है, तो इस तरह होता है। लगता है वंशानुक्रम आनुवंशिकता पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबसे उम्मीद है कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे, अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारा सबका भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आप सबको अब कंटिन्यू नया रोज नया कुछ ना कुछ आप सबको बताते रहेंगे। धन्यवाद।